अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास के कंसेप्ट को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, यानी अक्सर औकात हम इसकी डिफिनीशन को तो रट लेते हैं, लेकिन उस डिफिनीशन का हमें मतलब पता नहीं चलता कि हम दूसरे शख्स को अब इसका मतलब कैसे समझाएं। तो इसी लेक्चर में हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब केमिस्ट्री परवान पे चढ़ रही थी और एटम्स की डिस्कवरी हो रही थी, तो साइंटिस्ट के लिए मसला ये क्रिएट हो रहा था कि अब इन एटम्स के मासेस को हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि उस वक्त तो कोई ऐसा सोफिस्टिकेटेड मेथड था नहीं जिसके ज़रिए से वो एटम के मासेस को कैलकुलेट करते। तो साइंटिस्ट क्या करते थे कि एक एटम को रेफरेंस ले लेते थे और इस एटम के कंपैरिजन में दूसरे एटम के मासेस को वो क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोग को कहता हूं कि मुझे 1 kg एप्पल दे दे, 1 किलो सेब ले आए। तो आप लोग दुकानदार के पास जाते हैं, तो दुकानदार क्या करता है, तराजू में के एक साइड पे 1 kg वाला स्टोन रखता है और दूसरी साइड में वो एप्पल को ऐड करता रहता है। तो देखिए, दोनों जब बराबर हो जाते हैं, दोनों जब इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, तब वो क्या कर देता है, उठा लेता है सेब को और कहता है कि 1 kg सेब हो गए। इसी तरह देखिए, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप एक एटम के मास को इसी मेथड से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक एटम का मास बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, वो इस ऑर्डिनरी मेथड से जो है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट क्या करते थे कि उन्होंने एक एलिमेंट को जो है वो रेफरेंस लिया और इसके कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट के मासेस को जो है वो कैलकुलेट करते थे। इसीलिए तो यहाँ पे ये रिलेटिव का वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि ये रिलेटिवली मासेस, एटम के मासेस को वो क्या करते थे, रिलेटिवली फाइंड करते थे। तो पहले देखिए, उन्होंने हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन लिया, लेकिन वहां पे उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। लास्ट में आके उन्होंने क्या लिया, कार्बन 12 जो था उसको लिया एज अ स्टैंडर्ड। कार्बन 12 को साइंटिस्ट ने लिया एज अ स्टैंडर्ड। मतलब क्या कि हर एक एलिमेंट के मासेस को वो कैलकुलेट करते थे बाय कंपेयरिंग देयर मासेस विद कार्बन 12। कार्बन 12 के साथ वो हर एक एटम के मास को कंपेयर करते थे और क्या कर लेते, उस एटम के मास को वो कैलकुलेट कर लेते थे। तो देखिए, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कार्बन 12 को हम क्यों लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड। तो देखिए, इसकी 4-5 रीजन होती है। फर्स्ट रीजन जो आप लोग के पास आती है वो ये होती है कि वो एलिमेंट आप लोगों ने सेलेक्ट करना एज अ स्टैंडर्ड जिसकी नेचुरल एबंडेंस आप लोग के पास क्या होती है, हाई होती है, यानी हाई नेचुरल एबंडेंस। यानी मैं देखिए कंडीशन बता रहा हूं, हाई नेचुरल एबंडेंस, यानी आप लोगों ने उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा एज अ स्टैंडर्ड जिसकी आप लोग के पास नेचुरल एबंडेंस क्या होती है, हाई होती है। दूसरी बात ये कि आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे एज अ स्टैंडर्ड जिसकी रिएक्टिविटी ना तो बहुत कम होती है और ना ही क्या होती है आप लोग के पास बहुत ज्यादा। यानी दूसरी बात, एज अ स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन है कि एक एलिमेंट जिसकी हाई रिएक्टिविटी है उस एलिमेंट को आप लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते। यानी हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को आप लोग एज अ स्टैंडर्ड सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह जिस तरह आप लोग के पास हेलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, उनकी रिएक्टिविटी आप लोग के पास क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इसीलिए आप लोग उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते एज अ स्टैंडर्ड। तीसरी बात जो आप लोग के पास आती है कि एक एलिमेंट की रिएक्टिविटी अगर आप लोग के पास क्या है, लो रिएक्टिविटी, एक ऐसा एटम या एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी रिएक्टिविटी आप लोग के पास बहुत ज्यादा कम है, तो इसको भी आप लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते एज अ स्टैंडर्ड। चौथी बात ये कि जिस एलिमेंट को आप लोग सेलेक्ट करते हैं एज अ स्टैंडर्ड, उसके जो आइसोटोप्स होते हैं वो आप लोग के पास क्या होने चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स, लीस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो देखिए, जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स क्या होंगे, कम होंगे, उस एलिमेंट को आप लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एज अ स्टैंडर्ड। तो जिस एलिमेंट में ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है उस एलिमेंट को आप लोग सेलेक्ट करेंगे एज अ स्टैंडर्ड। अब जब कार्बन 12 को देखा गया तो कार्बन 12 में ये चारों के चारों कंडीशन क्या हो रही थी, सेटिस्फाइड हो रही थी। ऑल्दो कि यहां पे आप लोग कहेंगे कि सर कार्बन के तो 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14, लेकिन कार्बन 13 और 14 की जो नेचुरल एबंडेंस होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, ना होने के बराबर होती है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इसके जो आइसोटोप्स होते हैं वो कम होते हैं। तो ये चारों के चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी कार्बन में, तो इसीलिए कार्बन को लिया गया था एज अ स्टैंडर्ड। और पांचवी जो यहां पे आप लोग के पास रीजन आ जाती है वो इसलिए क्योंकि कार्बन को क्यों स्टैंडर्ड लिया गया, क्योंकि कार्बन का 12 का जो मास था वो एग्जैक्टली 12 था, इसीलिए कार्बन को इन्होंने स्टैंडर्ड लिया इन 5 रीजन की वजह से। अच्छा, तो देखिए, जब कार्बन 12 के मास को इन्होंने कैलकुलेट किया, यानी मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12, यानी साइंटिस्ट ने जब मास ऑफ कार्बन 12 को कैलकुलेट किया तो वो उनके पास आया 1.99 × 10 की पावर -23 ग्राम। और ये मास इन्होंने कहां से कैलकुलेट किया, यानी आज के दौर में अगर आप लोग सेकंड ईयर में जाएंगे तो वहां पे एक चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप लोग से एक टॉपिक पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमीट्री का, और मास स्पेक्ट्रोमीट्री में आप लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये कार्बन 12 का जो मास है ये कैलकुलेट किया गया है बाय मास स्पेक्ट्रोमीट्री, बाय मास
स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा, अब कार्बन 12 की क्या खसूसियात होती है कि इसमें आप लोग के पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, प्लस आप लोग के पास 6 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब क्या कि ये जो कार्बन 12 का मास आप लोग के पास आ रहा है 1.990 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 ग्राम, ये किसकी वजह से होगा? ये 6 प्रोटॉन की वजह से होगा, न्यूट्रॉन की वजह से होगा और इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसको हम इसके बराबर जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब आपको ऑलरेडी ये पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होता है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके लिए, तो इस वजह से हम इसको क्या कर लेंगे, यहां पे आप लोग इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को देखते हैं तो प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट 1836 या 1837 टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है किस चीज के मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन के मास में। तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं कि इसका मास नेग्लेक्टेड होता है कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। तो यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हैं कि 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, इन्होंने ये मास हमें दिया होगा 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 ग्राम। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि प्रोटॉन का मास अप्रॉक्सीमेट, देखिए यहां पे हम ये जो वैल्यू लेके जा रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस होता है इनमें, पॉइंट यहां पे आगे जाके थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो अब आप ये कहते हैं कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है किस चीज के, न्यूट्रॉन के मास के। तो हम ये लिख सकते हैं कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या कि 12 पार्टिकल्स आप लोग के पास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप लोग के पास क्या है, पार्टिकल्स है। तो 12 पार्टिकल्स का मास आप लोग के पास क्या आ रहा है, 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 ग्राम आ रहा है। अच्छा, अगर मैं 1 पार्टिकल का फाइंड करना चाहता हूं, 1 पार्टिकल का, तो 1 पार्टिकल का मास आप लोग के पास किसके बराबर आ जाएगा, 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 ग्राम डिवाइडेड बाय आप लोग क्या कर लेंगे, 12। अच्छा, अब जब 1.99 को आप लोग डिवाइड करते किस चीज पे, 12 पे, तो आप लोग के पास जो देखिए मास आता है वो मास आप लोग के पास क्या आ जाता है, यानी 1 पार्टिकल का मास, मास ऑफ 1 पार्टिकल, ये आप लोग के पास किस चीज के बराबर आता है, 0.166 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 ग्राम के। बेशक आप लोग कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं। अच्छा, अगर इस इशारे को, इस पॉइंट को मैं यहां पे लेकर आऊं तो आप लोग के पास आंसर आप लोग के पास क्या आएगा, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। अच्छा, ये 1 पार्टिकल का मास हो गया। अब इस वैल्यू को इन्होंने क्या कहा, 1 AMU, यानी कहने का क्या मतलब हो गया कि आप लोग के पास 1 पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 1 AMU, और 1 AMU बराबर हो गया किस चीज के, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम के। तो देखिए मास ऑफ कार्बन 12 आप लोग के पास कितना आ रहा है, 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23, और कार्बन के 12वें हिस्से का मतलब क्या, ये जो मास आप लोग के पास आ रहा है या ये 1 प्रोटॉन का होगा या ये आप लोग के पास क्या होगा, 1 न्यूट्रॉन का होगा, और वो आप लोग के पास कितना आ रहा है, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम के। अच्छा, आप लोग देखिए डिफाइन करते हैं कि जो रिलेटिव एटम, आप लोग को ये पता है कि मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 ये बराबर होता है किस चीज के, मास ऑफ कार्बन 12 बराबर होता है आप लोग के पास 12 AMU के। अगर मैं 1 AMU को फाइंड करता हूं तो इस 12 को यहां पे ले आऊंगा, तो आप लोग क्या कहते हैं कि 1 AMU आप लोग के पास बराबर है किस चीज के, मास ऑफ कार्बन 12, यानी 1 डिवाइड बाय 12 मास ऑफ कार्बन 12 के। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास को आप लोग किस तरह आप डिफाइन करते हैं कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंटम कंपेयर विद 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास किस चीज के बराबर आ गया है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास बराबर है किस चीज के, मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के मास, किसी भी एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय आप लोग क्या करते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। अच्छा, अब देखिए मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 को हम क्या कह चुके हैं, 1 AMU। तो मास ऑफ एन एलिमेंट आप लोग के पास बराबर होगा मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो आप लोग किस तरह फाइंड करेंगे कि इसी एलिमेंट का जो मास होगा, ओरिजिनल मास होगा, उसको आप लोग डिवाइड कर दे, 1/12
1/12 मास ऑफ कार्बन 12। अब 1/12 को हम ऑलरेडी क्या कह चुके हैं, 1 AMU कह चुके हैं। अब अगर आप लोग फर्दर देखें तो अभी हमने 1 AMU की वैल्यू फाइंड की है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास आप लोग के पास किसके बराबर होगा, मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। तो किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास आप लोग फाइंड करेंगे, इसी एलिमेंट का जो ओरिजिनल मास होता है उसको आप लोग डिवाइड कर दे किस चीज पे, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 पे। तो देखिए अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करते हैं, तो हाइड्रोजन का ओरिजिनल मास, यानी क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को क्या गिवन है कि द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.667 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। आप लोग क्या फाइंड कर ले, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर ले। तो आप लोग किस तरह से फाइंड करते हैं कि आप लोग को मास दिया गया 1.667 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 डिवाइड बाय 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24। तो ऊपर 24 नीचे 24, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आप लोग के पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास आप लोग के पास आएगा वो 1.008 आता है, 1.008 AMU। और ये आप लोग के पास किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो आप लोग अपनी बुक में देखते हैं कि हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1.008। वो किस तरह आता है कि इसी हाइड्रोजन का जो ओरिजिनल मास होता है उसको आप लोग डिवाइड कर लेते हैं किस चीज पे, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 पे। तो सिंपल देखिए मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप लोग एक एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास को लिखते हैं, अगर एक एलिमेंट के हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास को लिखते हैं, तो उसके साथ आप लोग क्या यूज करते हैं, AMU यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग उसे मैं कहता हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आप लोग क्या कहते हैं, 16 AMU कहते हैं, 16 AMU। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एब्सोल्यूट मास ऑफ ऑक्सीजन आप लोग के पास कितना होगा, तो सिंपल बस आप लोग क्या कर दे, 16 इसके साथ आप लोग क्या मल्टीप्लाई कर दे, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। क्यों, क्योंकि हम अभी ये पढ़ चुके हैं कि 1 AMU हमारे पास बराबर है किस चीज के, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम के। तो अगर आप लोग AMU लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। लेकिन अगर आप लोग क्या लिख रहे हैं, सिंपल AMU की जगह ये वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मास। इसी तरह देखिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ये आप लोग के पास क्या है, 23 AMU। तो बस आपके जहन में ये डायरेक्टली आ जाना चाहिए है कि AMU का मतलब ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन अगर आप लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करते हैं तो AMU की जगह बस सिंपल क्या लिख दे, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मास हो जाएगा। तो लास्ट चीज जो अब मैं आप लोग को बताने लगा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ नंबर। ये आप लोग के पास एक नंबर है जो आपको ये बताता है कि एक एलिमेंट कार्बन के 12वें हिस्से के मुकाबले में कितना हैवियर है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखिए ऑक्सीजन आ रहा है 16, इसका मतलब क्या है कि कार्बन के 12वें हिस्से के मुकाबले में ऑक्सीजन 16 टाइम हैवियर है। इसी तरह आप लोग के पास आ रहा है सोडियम, सोडियम आ रहा है 23, तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन के 12वें हिस्से के मुकाबले में सोडियम जो है वो आप लोग के पास 23 टाइम्स क्या है, हैवियर है। इसी तरह नाइट्रोजन आता है 14, तो कार्बन के 12वें हिस्से के मुकाबले में नाइट्रोजन आप लोग के पास कितने टाइम्स हैवियर है, 14 टाइम्स जो है वो हैवियर है। तो ये था रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।